viewers and students, today we are going to analyze paper 024867 of our series। हमारे प्रश्न पत्रों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र संख्या 67 का विश्लेषण, पेपर 67 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस। नीचे 4 वाक्य हैं जो सभी फ्यूचर टेंस में लिखे गए हैं, हमें सही वाक्य को चुनना है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे। अगले संडे को मेरी उम्र 25 वर्ष हो जाएगी। आई विल बी मीन्स आई विल टर्न, मेरी उम्र इतनी हो जाएगी। आई विल बी 25 या आई विल टर्न 25 नेक्स्ट संडे। अन्य ऑप्शंस देखें कि वे आंसर क्यों नहीं है। ऑप्शन बी और सी, आई विल हैव बीन और आई शैल हैव बीन, दोनों ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लिखे गए हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर में कंप्लीट होने वाले कार्य को बताने के लिए है। यहाँ आपकी आयु प्राप्त करने की बात है, कोई कार्य कंप्लीट नहीं हो रहा, दोनों आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन डी बहुत से लोगों को आकर्षक लगेगा, आई विल बिकम 25 नेक्स्ट संडे। बिकम और बी के अंतर को जानना जरूरी है। बी या टर्न का अर्थ है वो आयु पा लेना, जबकि बिकम का प्रयोग है किसी चीज की स्थिति या स्वरूप में परिवर्तन आना। यहाँ किसी स्वरूप या स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। जैसे ए बिकम्स बी, मतलब ये वस्तु ए जो है वो बी में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए बिकम नहीं बी होगा। आई विल बी 25 मीन्स आई विल टर्न 25 नेक्स्ट संडे। अगले रविवार को मेरी आयु 25 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 78। हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में अंडरलाइंड सेगमेंट है शब्द कॉन्स्पिक्यूअस, इसका हमें सब्सटीट्यूशन करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। द स्कंक हैड अ कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप। शब्द स्कंक जो है ये एक जानवर है, बड़ी गिलहरी या छोटी बिल्ली के आकार का। ये पश्चिमी गोलार्ध में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, यूनाइटेड स्टेट्स और उसके आसपास के रीजन्स में पाया जाता है। स्कंक छोटी बिल्ली या बड़ी गिलहरी के आकार का सा एक जीव, एक मैमल। हैड अ कॉन्स्पिक्यूअस स्पाइनल स्ट्राइप। स्ट्राइप का अर्थ होता है धारी या लकीर। स्कंक के शरीर पर भी ऐसी ही धारियां होती हैं जैसी आप देखते हैं गिलहरी या स्क्विरल के ऊपर। तो स्पाइनल है उसकी रीढ़ की हड्डी या पीठ की जो हड्डी है उसके ऊपर स्ट्राइप लकीर थी। हमारा आंसर होगा नोटिसेबल, क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस का अर्थ है स्पष्ट या साफ दिखने वाली। इफ समथिंग इज कॉन्स्पिक्यूअस इट इज ऑब्वियस, क्लियर और एविडेंट। हमारा आंसर होगा नोटिसेबल, जो स्पष्टतः दिखे। स्पष्टतः दिखने वाली उसकी पीठ पर या रीढ़ की हड्डी पर वो धारी थी उस जीव स्कंक के बैक पर या स्पाइन पर। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। फेंटिंग शब्द जो है ये आईएनजी फॉर्म है फेंट का, जिसका अर्थ है बेहोश होना। चार्मिंग है बहुत आकर्षक या सुंदर, मोहक। और ऑब्सक्यूरली एडवर्ब है, ऑब्सक्यूर से बनी हुई। ऑब्सक्यूर होता है धुंधला या अस्पष्ट, सो ऑब्सक्यूरली का अर्थ है धुंधले रूप में, अस्पष्ट रूप में या अनक्लियरली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, नोटिसेबल। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल संख्या 78 आपकी स्क्रीन पर। निर्देश है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। नीचे दिए गए वाक्य को 4 खंडों में बांटा गया है। हमें निर्देश दिया गया है उस सेगमेंट का पता लगाएं जिसमें स्पेलिंग एरर हो। वाक्य है आई बैग्ड ऑफ हिम। किसी का बैग ऑफ करने का मतलब है उससे बहुत निवेदन करना, याचना करना, निवेदन करना। टू रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। रिकंसिडर की स्पेलिंग सही नहीं है, यहाँ सी नहीं एस होना चाहिए। रिकंसिडर द डिसीजन बट ही रिफ्यूज टू यील्ड। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, रिकंसिडर की स्पेलिंग में यहाँ सी नहीं एस होना चाहिए था। शब्द यील्ड एक इंटरेस्टिंग शब्द है, इसका अर्थ विद्यार्थी अवश्य नोट करें। यील्ड का अर्थ है झुकना, हार मानना या किसी अन्य की बात को मान लेना, उसकी बात से राजी हो जाना। अन्य कोई खंड गलत नहीं है, बाकी सभी खंडों में सारे शब्द करेक्टली स्पेल्ड है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल, सवाल 79 आपकी स्क्रीन पर। फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। लास्ट नाइट, गत रात्रि, पिछली रात, आई हैड ओनली अ डैश ऑफ एप्पल्स फॉर डिनर। हमारा आंसर होगा कपल। आई हैड ओनली अ कपल ऑफ एप्पल्स फॉर डिनर।
कि डिनर में खाने के लिए मेरे पास एप्पल थे, मीन्स मैंने डिनर में सिर्फ एप्पल्स ही खाए। शब्द कपल का अर्थ अगर पति पत्नी के रूप में, जोड़े के रूप में हो तो वो जोड़ा है, पति पत्नी एक कपल है। दो चीज़ों को भी कपल कहा जाता है। क्रिकेट में अगर बैट्समैन ने 2 रन लिए हैं तो ही टुक अ कपल ऑफ रन्स। यद्यपि अ कपल ऑफ का एक अन्य अर्थ भी होता है, कुछ एक या थोड़े से। जरूरी नहीं है हर बार सिर्फ 2 हो, कुछ एक या थोड़े से को भी कपल ऑफ कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ओनली ए कपल ऑफ मिनट्स रिमेन, यानी हो सकता है 2 मिनट अथवा कुछ एक 2-4 मिनट ही बचे हैं, तो कुछ एक के अर्थ में या बहुत छोटी संख्या में भी कपल ऑफ का प्रयोग होता है। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। ग्रुप आप जानते हैं, सेट आप जानते हैं, समुच्चय, और कपल्स क्या है? कपल का प्लूरल है, एक से ज़्यादा जोड़े हों तो कपल्स है। हमारा आंसर होगा आई हैड ओनली अ कपल ऑफ एप्पल्स फॉर डिनर। गत रात्रि डिनर में मैंने जो खाया वो सिर्फ 2 या फिर कुछ एक एप्पल्स ही थे। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 से 85 एक क्लोज टेस्ट है, आप जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय है। करने की विधि है, दिए गए पैसेज को जैसे दिया है वैसे पढ़ें, पहली बार में हल करने की चेष्टा ना करें। समय कम हो तो पैसेज आधा पढ़ें, उसके बाद हल करें और हमेशा ब्लैंक के आगे तक पढ़ें। पढ़ते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वॉज द सीड टाइम। सीड टाइम है बीज बोने का समय। ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का अर्थ है राष्ट्रवाद। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट्स, और जो शुरुआती राष्ट्रवादी लोग थे, डैश द सीड्स वेल एंड डीप, इंस्टेड ऑफ का अर्थ है के बजाय, बेसिंग है आधारित करना, देयर नेशनलिज्म ऑन डैश सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स है भावनाएं, एंड पासिंग इमोशंस, पासिंग का अर्थ है जो आपके मस्तिष्क में, मन में कुछ समय के लिए आ रहे हैं फिर हट जाते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट राइट्स, एब्स्ट्रैक्ट है अमूर्त या फिर वो चीज़ जिसका साकार स्वरूप ना हो, सिर्फ जो विचारों में हो, अमूर्त। राइट्स ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी, फ्रीडम है आज़ादी, लिबर्टी स्वतंत्रता, और ऑन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स, ऑब्सक्यूरेंटिस्ट का अर्थ है जो आधुनिक सोच के विरुद्ध हो या दकियानूसी हो, पुरानी बातें ज़्यादा करे। अपील्स टू द पास्ट, दे हेडेड डैश इन अ हार्ड हेडेड, हार्ड हेडेड का अर्थ है प्रैक्टिकल या सेंसिबल, व्यावहारिक। एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस, पेनिट्रेटिंग शब्द का अर्थ है गहराई से किसी चीज़ को देखने वाला, विश्लेषण करने वाला, और एनालिसिस है किसी चीज़ का विश्लेषण। ऑफ द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स है जटिल, मैकेनिज्म है तंत्र या व्यवस्था, ऑफ मॉडर्न इंपीरियलिज्म, मॉडर्न आधुनिक है। इंपीरियलिज्म का अर्थ है अधिनायकवाद, अधिनायकवाद में एक देश दूसरे देश पर हुकूमत करना चाहता है, उससे अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है, उपनिवेश बनाना चाहता है। एंड द चीफ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन है विरोधाभास बिटवीन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूल। इतना पढ़ने पर विद्यार्थियों को खासा अच्छा अनुमान हो जाएगा कि ये पैसेज है भारतीय आज़ादी के आंदोलन के शुरुआत में जो कुछ नेशनलिस्ट थे, प्रमुख नेशनलिस्ट, उन्होंने किस तरह के बीज बोए, किस तरह की विचारधारा को उन्होंने विकसित किया और पॉपुलर किया। अब हल करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1858 टू 1905 वॉज द सीड टाइम, ये बीज बोने का समय था ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, भारतीय राष्ट्रवाद का। एंड द अर्ली नेशनलिस्ट, और जो शुरुआती राष्ट्रवादी लोग थे, पहले में आंसर होगा सोड, सोड द सीड्स, उन्होंने बीज बोए, वेल एंड डीप, अच्छे से बीज बोए और गहराई से बोए। अन्य ऑप्शंस देखें। स्कैटर का अर्थ है बिखेरना, बेरी का अर्थ है गाड़ना, बेरीड जो है वो थर्ड फॉर्म है शब्द BURY, बेरी की। विद्यार्थी शब्द के उच्चारण पर भी ध्यान दें, BURY का सही उच्चारण बरी नहीं बेरी है। बेरीड यानी गाड़ा, बेरी गाड़ना है, तो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बेरीड है। थ्रू सेकेंड फॉर्म है थ्रो की, जिसका अर्थ है फेंकना। द अर्ली नेशनलिस्ट्स सोड द सीड्स, उन्होंने बीज बोए, वेल एंड डीप, अच्छे से और गहरे। इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म, अपने नेशनलिज्म को किस चीज़ पर आधारित करने के बजाय उन्होंने कुछ और किया। तो इंस्टेड ऑफ बेसिंग देयर नेशनलिज्म ऑन शैलो, शैलो का अर्थ है छिछले, कम गहरे या उथले, छिछले सेंटिमेंट्स, शैलो सेंटिमेंट्स है जिनमें कम गहराई है या फिर कम उनमें वो बहुत उथले हैं, उनमें कम गहराई है, उनमें किसी चीज़ को समझने की क्षमता आदि बहुत कम है। शैलो सेंटिमेंट्स, छिछले कम गहरे भावनाएं। एंड पासिंग इमोशंस, पासिंग इमोशंस है वो विचार जो आपके समय, आपके मस्तिष्क में, मन में कुछ समय के लिए आते हैं।
passing emotions or abstract rights of freedom and liberty or on obscurantist appeals to the past। या फिर वो दकियानूसी पुरानी या आधुनिकता के विरुद्ध भूतकाल की बातों पे ही हमेशा ध्यान देंगे तो आप ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट कर रहे हैं, नई बात नहीं सोच रहे, बस भूतकाल की बात को बार बार ले आते हैं। अन्य ऑप्शन अवश्य देख लेते हैं। डीप का अर्थ है गहरा, ग्राउंडेड का अर्थ है व्यवहारिक या प्रैक्टिकल। अगर आप एक ग्राउंडेड आदमी हैं तो सेंसिबल या प्रैक्टिकल आदमी है। और प्रोफाउंड का अर्थ है गहरा या अगाध, आपको बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत गहरा प्यार है किसी के प्रति, किसी चीज़ या व्यक्ति के प्रति, तो प्रोफाउंड ग्रीफ, प्रोफाउंड सोरो, प्रोफाउंड लव। हमारा आंसर न डीप हो सकता है, न ग्राउंडेड व्यवहारिक, न प्रोफाउंड। शैलो, शैलो सेंटिमेंट्स उथले, कम गहरे या गहराई से रहित भावनाएं। आगे बढ़ते हुए, और ऑन ऑब्सक्यूरेंटिस्ट अपील्स टू द पास्ट दे हेडेड डैश इन a hard-headed and penetrating analysis। They had it rooted। rooted का अर्थ है किसी चीज में किसी चीज की जड़ होना। तो उनका जो नेशनलिज्म था वो गुजरती हुई, मन में आती हुई भावनाएं, कम गहरे सेंटिमेंट्स या भूतकालिक जो बातें हैं उन्हीं की बात को विचार में लाने के स्थान पर किस पर आधारित था? इंस्टेड ऑफ का अर्थ है के बजाय। दे हैड इट रूटेड, उनका जो नेशनलिज्म था, इट प्रोनाउन है नेशनलिज्म का, रूटेड यानी वो किस में जमा हुआ था, उसकी जड़ कहाँ थी? इन अ हार्ड हेडेड एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस। एक हार्ड हेडेड का अर्थ है सेंसिबल या प्रैक्टिकल। उनका जो नेशनलिज्म था वो किस चीज में गड़ा हुआ था, उसकी रूट्स कहाँ थी? प्रैक्टिकल एंड पेनिट्रेटिंग एनालिसिस। पेनिट्रेटिंग का अर्थ है जो गहराई से किसी चीज को ले, एनालिसिस है विश्लेषण ऑफ कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ मॉडर्न इंपीरियलिज्म। वो समझना चाहते थे उस जटिल तंत्र को जो कि आधुनिक अधिनायकवाद के केंद्र में है। एंड द चीफ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन है विरोधाभास, और जो मुख्य विरोधाभास है विचारों आदि का फर्क है या लक्ष्यों में जो फर्क है बिटवीन द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट से हित ऑफ द इंडियन पीपल एंड ब्रिटिश रूल, और ब्रिटिश हुकूमत और भारतीय लोगों के हितों में जो मूल विरोधाभास है उसको समझने की ओर, उसकी ओर उनका जो नेशनलिज्म था वो केंद्रित था। रूटेड हमारा आंसर है। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ड्रोव जो है वो पास्ट टेंस है ड्राइव का, तो ड्राइव है किसी चीज को चलाना, ड्रोव उसकी सेकंड फॉर्म है। कंट्रोल है नियंत्रित करना, और माइंड शब्द के दो प्रमुख अर्थ हैं। एक तो अर्थ है किसी चीज पे बुरा आदि मान जाना, जैसे हम किसी को कहते हैं प्लीज डोंट माइंड, और दूसरा अर्थ है किसी चीज की देखभाल करना, जैसे प्लीज माइंड माई लगेज, यानी मेरे माल सामान की देखभाल करें। हमारा आंसर रूटेड ही होगा। आगे बढ़ते हुए, mechanism of modern imperialism and the chief contradiction between the interests of the Indian people and British rule. The result was that there a common political and economic there evolved। इसका परिणाम ये था कि वहां फिर क्या विकसित हुआ? इवॉल्व का अर्थ है धीरे धीरे विकसित होना। क्या विकसित हुआ? कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम, और उनके इस सही उचित राष्ट्रवाद के कारण, उनका राष्ट्रवाद भावुक नहीं था, सही अच्छे और उचित राष्ट्रवाद के कारण क्या विकसित हुआ? कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम। अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलैप्स का अर्थ है ढहना या गिर जाना। बेनिश का अर्थ है देश निकाला देना, किसी को बेनिश कर रहे हैं तो कहीं से देश निकाला दे रहे हैं। अपरूट का अर्थ है किसी चीज को उखाड़ना या रूट आउट करना। आगे बढ़ते हुए, देयर इवॉल्व्ड, वहां फिर क्या विकसित हुआ? कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम विच, आंसर आगे होगा यूनाइटेड। विच यूनाइटेड रादर देन डिवाइडेड, जिसने जोड़ा, रादर देन का अर्थ है की बजाय, डिवाइडेड द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, और इसने बांटने की जगह जोड़ा सेक्शंस है वर्ग ऑफ द पीपल, लोगों के विभिन्न वर्गों को बांटा नहीं, इस सही राष्ट्रवादियों ने जोड़ा। अन्य ऑप्शंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड है जटिल। क्लैसिफाइड का अर्थ है वर्गीकृत, और गुप्त या गोपनीय। अगर कोई फाइल क्लैसिफाइड है तो गोपनीय है, गुप्त है, वर्गीकृत के अलावा गोपनीय या गुप्त। डिसॉल्व का अर्थ है किसी चीज का घुलना या फिर किसी कंपनी आदि का समापन किया जाना। हमारा आंसर होगा यूनाइटेड। यूनाइटेड रादर देन डिवाइडेड डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल लेटर ऑन, बाद में। द इंडियन पीपल कुड गैदर अराउंड, गैदर अराउंड का अर्थ होता है इकट्ठे होना, दिस प्रोग्राम, एंड वेज पावरफुल स्ट्रगल। वेज का अर्थ है कोई लड़ाई लड़ना, पावरफुल स्ट्रगल है उन्होंने शक्तिशाली जो है संघर्ष किए, लड़ाई लड़ी। तो ये था आपका क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हुए
सवाल संख्या 85 आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। हमें रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। पढ़ते हैं इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। इडियोमैटिक है मुहावरात्मक। मुहावरात्मक एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनरिच का अर्थ है समृद्ध बनाना। द लैंग्वेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, आपकी भाषा को, एक्सटेंट का अर्थ है हद, काफ़ी हद तक समृद्ध बनाते हैं मुहावरात्मक एक्सप्रेशंस। हमें बताना है एंटोनिम, हमारा आंसर होगा स्पॉइल। स्पॉइल का अर्थ है खराब करना या बिगाड़ना, जबकि इनरिच का अर्थ है समृद्ध बनाना। अन्य ऑप्शंस कभी इग्नोर ना करें। इंटर रिलेट का अर्थ होता है अंतर संबंध होना या आपसी ताल्लुक होना। कोऑपरेट है सहयोग करना और इंटरमिंगल है मिक्स होना या मिल जाना। हमारा आंसर स्पॉइल होगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, एक बार फिर से हमें एंटोनिम बताना है, परंतु शब्द है डिफीट। डिफीट का एंटोनिम बताना है और जो नीचे दिया गया वाक्य है उसमें वो आना चाहिए। पढ़ते हैं द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध वॉज फॉट, लड़ा गया, ऑन द 21st of April 1526 वेयर बाबर इंट्रोड्यूस्ड कैनन वॉरफेयर। कैनन कहते हैं तोप को और वॉरफेयर कहते हैं लड़ाई को। कैनन शब्द की स्पेलिंग जो है CANNON होनी चाहिए, क्योंकि CANON कैनन तो है सिद्धांत। कैनन वॉरफेयर वो तोप की लड़ाई, एंड वॉज एबल टू गेन विक्ट्री, और वो विक्ट्री पा पाए, जीत पाए, ऑन दिल्ली एंड सबजुगेटेड। सबजुगेट का अर्थ है किसी को अपने अधीन करना, गुलाम बनाना। सल्तनत रूलर इब्राहिम लोदी। हमें चाहिए डिफीट का एंटोनिम। शब्द डिफीट है हार और विक्ट्री का अर्थ है विजय या जीत। हमारा आंसर होगा विक्ट्री। अन्य ऑप्शंस आप पहले ही जान चुके हैं। वॉरफेयर है लड़ाई या युद्ध। गेन आप जानते हैं वैसे तो लाभ, पर यहाँ अर्थ है जीतना आदि, प्राप्त करना। और सबजुगेट है अधीन करना, गुलाम बनाना। हमारा आंसर होगा ए विक्ट्री। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 आपकी स्क्रीन पर अब हमारा स्पष्ट निर्देश है नीचे दिए गए वाक्य में जिस सेगमेंट में, जिस खंड में एरर हो वही आपका जवाब होगा। तो पढ़ते हैं द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकर देन एक्सपेक्टेड। मोर क्विकर नहीं, मोर क्विकली। एक्सपेक्टेड का अर्थ है अपेक्षित, तो प्रोजेक्ट को जितना अपेक्षित था उससे पहले ही खत्म कर दिया गया। इसके पीछे ग्रामेटिकल कारण क्या है? कारण यह है कि कंप्लीट एक वर्ब है और वर्ब के मॉडिफिकेशन के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, ना कि एडजेक्टिव। क्विक एक एडजेक्टिव है जबकि क्विकली एडवर्ब। वॉज कंप्लीटेड मोर क्विकली, ज्यादा तेजी से उसे पूरा कर लिया गया, देन एक्सपेक्टेड, जितना अपेक्षित था। क्विकली जो एडवर्ब है इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर क्विकली और सुपरलेटिव डिग्री होगी मोस्ट क्विकली। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मोर क्विकर नहीं मोर क्विकली। विद्यार्थियों का ध्यान शायद इस ओर भी गया हो कि क्विकर कंपैरेटिव डिग्री है तो मोर लगाने से वो डबल कंपैरिजन हो जाएगा। यहाँ एरर डबल कंपैरिजन की नहीं है, हमें चाहिए था एडवर्ब और हमें मिला एडजेक्टिव। अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं है, आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, सिलेक्ट द सूटेबल ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। हमें एक ग्रामेटिकली इनकरेक्ट या गलत वाक्य मिला है, हमें वो ऑप्शन चुनना है जो इसे ठीक कर सके। पढ़ते हैं हरमीत इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय। तुलना करने के लिए हम प्रयोग में लेते हैं एज को, जैसे यू आर एज इंटेलिजेंट एज योर ब्रदर। अगर तुलना नेगेटिव हो तो एज के स्थान पर सो एज का भी प्रयोग किया जा सकता है। शी इज नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर, या फिर शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। सो नॉट एज ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर भी संभव है, नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर सिस्टर। सकारात्मक तुलना एज से, नकारात्मक एज एवं सो एज दोनों से। हरमीत इज नॉट इनोसेंट सच एज उदय नहीं होगा, हरमीत इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय या नॉट सो इनोसेंट, इनोसेंट है निर्दोष मासूम, एज उदय। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, एक बार समीक्षा कर लेते हैं अन्य ऑप्शंस की। ऑप्शन बी देखें, हरमीत इज नॉट एज इनोसेंट मोर देन, गलत होगा।
ऑप्शन 3 है हरमीत इज नॉट एज मच एज इनोसेंट, ये भी गलत, और चौथा ऑप्शन भी पूरी तरह गलत। हरमीत इज नॉट एज इनोसेंट एज उदय या नॉट सो इनोसेंट एज उदय होना चाहिए। आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 आपकी स्क्रीन पर। अब हमें बताना है दी गई इडियम मुहावरे का अर्थ ब्लो स्मोक। अगर आप ब्लो स्मोक करते हैं तो जानबूझ के आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। हमारा आंसर होगा टू डिलिबरेटली। डिलिबरेटली का अर्थ है जानबूझकर, मिसलीड और कंफ्यूज समबडी। किसी को दिग्भ्रमित करना, कंफ्यूज करना, गलत दिशा में ले जाना कहलाता है टू ब्लो स्मोक। अन्य ऑप्शन अवश्य देखें। ऑप्शन ए में शब्द टीज का अर्थ है किसी को छेड़ना, सताना, परेशान करना, और रिलेंटलेसली का अर्थ है लगातार, बिना रुके। ऑप्शन सी कहता है टू बर्न समथिंग इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी सही नहीं। और अंतिम ऑप्शन टू हाइड समथिंग फ्रॉम वंस फैमिली, कोई चीज़ अपने परिवार से छुपाना भी सही होने के बिल्कुल निकट नहीं पहुंचता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2 टू डिलिबरेटली, जानबूझकर मिसलीड और कंफ्यूज समबडी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारा निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। नीचे एक वाक्य है, उसमें एक रेखांकित शब्द है, हमें उसका सब्सटीट्यूशन करना है नीचे दिए गए किसी ऑप्शन से। पढ़ते हैं द फैमिली वॉज सेव्ड फ्रॉम द बर्निंग बिल्डिंग बाई द ब्रेव फायर फाइटर। फायर फाइटर वो लोग हैं जो कि अग्निशमन का काम करते हैं। तो बहादुर फायर फाइटर ने जो है परिवार को बचा लिया उस जलती हुई इमारत से। ब्रेव के लिए क्या शब्द होना चाहिए जो इसी के स्थान पर काम आए या इसका सब्सटीट्यूशन कर सके? फियरलेस। फियरलेस का अर्थ है निडर, ब्रेव है बहादुर, सो निडर या बहादुर। अन्य ऑप्शन अवश्य देखिए। रिलेंटलेस, कुछ समय पूर्व भी रिलेंटलेसली था इसी पेपर में। रिलेंटलेस का अर्थ है लगातार। अगर कोई चीज़ लगातार हो जिसमें कोई कमी ना आए, जो चीज़ हो रही है उसकी तीव्रता आदि में कोई कमी ना आए और वो बनी रहे, लगातार चले, तो रिलेंटलेस है। जैसे लगातार मांग हो रही है तो रिलेंटलेस, डिमांड फॉर समथिंग। टिमिड एक इंटरेस्टिंग शब्द है। टिमिड का अर्थ है शाई एंड नर्वस। अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा संकोची स्वभाव का हो, जल्दी से नर्वस फील करता हो, अथवा कायर हो, कावर्डली हो, तो टिमिड। तो टिमिड का अर्थ हुआ शाई एंड नर्वस अथवा कावर्डली या कायरतापूर्ण अथवा कायर। अंतिम ऑप्शन कावर्डिस का अर्थ है कायरता, टिमिडिटी। हमारा आंसर होगा फियरलेस, निडर, ब्रेव का सिनोनिम। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 आपकी स्क्रीन पर। अब हमारे निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। होमोनिम्स वे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग अथवा उच्चारण एक सा हो। पढ़ते हैं ही डैश इमिटेट द प्लेफुल मूवमेंट ऑफ द डैश। ही डस इमिटेट। डस इमिटेट का अर्थ है वह नकल करता है। विद्यार्थी ध्यान दें, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अगर वाक्य अफर्मेटिव हो, पॉजिटिव हो। डू या डस का इस्तेमाल सामान्यतः इंटेरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य में करते हैं, किंतु कभी कभी एम्फसिस के लिए या जोर देने के लिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव वाक्य में भी डू अथवा डस का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर आप कहते हैं मैं स्कूल जाता हूं, आप कहेंगे आई गो टू स्कूल। अगर आप जोर देकर कहना चाहते हैं, एम्फसिस के साथ कहना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं आई डू गो टू स्कूल। तो डू जोर देने के लिए, एम्फसिस के लिए है। ही डज इमिटेट, इमिटेट का अर्थ है नकल करना, द प्लेफुल मूवमेंट। प्लेफुल है शरारती या उछल कूद वाले, मूवमेंट है किसी की गतिविधि, ऑफ द डोज। डोज का अर्थ है फीमेल हिरन। शब्द डीओई डो का अर्थ है हिरनी, फीमेल हियर को कहते हैं डो। इसका मैस्क्यूलिन इक्विवेलेंट होगा बक या हार्ट। सो नर हिरन को कहते हैं बक या हार्ट, और मादा हिरन या हिरनी को कहते हैं डो, जिसका प्लूरल होगा डोज। डियर का प्लूरल अनचेंज्ड रहता है, किंतु डो का प्लूरल होगा डोज। तो वो ऑप्शन जो पहले डस का प्रयोग करे और दूसरे ब्लैंक में डोज का, हमारा आंसर होगा पहले बी और फिर ए। ऑप्शन बी, पहले में डज और दूसरे में डोज। अंतिम ऑप्शन सी, डोज का अर्थ क्या है? खुराक। जैसे आप कोई दवाई की खुराक लेते हैं उसे कहते हैं डोज। हमारा आंसर होगा बी ए, पहले डज और फिर डोज। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है उस शब्द को पहचाने जिसकी स्पेलिंग पूरी तरह से सही है। निसंदेह हमारा आंसर होगा बी, लस्टर। लस्टर का अर्थ है दमक
या किसी चीज़ की चमक, किसी चीज़ की चमक जो बहुत चकाचौंध वाली ना हो, नेचुरल मन सी चमक हो तो उसे कहते हैं लस्टर। किसी के बहुत अच्छे बाल हैं तो द लस्टर ऑफ हर हेयर। अन्य ऑप्शंस देखें, प्रॉस्परस की स्पेलिंग में कहाँ एरर है, यहाँ PROS PEROUS होना चाहिए, ई के स्थान पर O है। बिनाइन की स्पेलिंग में ये ई गलत है, BENIGN। बिनाइन का अर्थ है दयालु या काइंड, और एब्रोगेट का अर्थ है किसी नियम या कानून को रद्द करना अथवा रिपील करना। एब्रोगेट की स्पेलिंग में 2 बार बी लिखा गया है, बी डबल नहीं सिंगल होना चाहिए। हमारा आंसर है लस्टर, चमक या दमक। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 आपकी स्क्रीन पर। अब की बार पूछा गया है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचाने। द प्रेशियस बुक शेल्फ वॉज केयरफुली डेकोरेटेड विथ रिलीजियस बुक्स। इस वाक्य में उस शब्द को पहचाने जिसकी स्पेलिंग गलत हो। शब्द निसंदेह है रिलीजियस। रिलीजियस की सही स्पेलिंग है RELIGIOUS। रिलीजियस है धार्मिक, स्पेलिंग में एरर इस खंड में है, ऑप्शन ए आंसर होगा। केयरफुली, डेकोरेटेड और प्रेशियस तीनों ही बिल्कुल सही स्पेल्ट वर्ड है, आंसर हुआ ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 आपकी स्क्रीन पर। अब निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। हमारे पास एक मुहावरा है जिसका हमें सही अर्थ बताना है। टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इफ समथिंग कॉस्ट यू एन आर्म एंड अ लेग, आपको बहुत महंगी पड़ती है, आपको बहुत खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। सो बहुत महंगी होना, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैं कहूँ एक पूरा नया घर बनाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट्स लाइकली टू कॉस्ट अस एन आर्म एंड अ लेग। अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। टू लूज एवरीथिंग, सब कुछ खो देना। डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी। और ऑप्शन सी एक इंटरेस्टिंग इडियम है, विद्यार्थी ध्यान दे, गिविंग वंस ऑल। वंस यानी खुद का। गिविंग वंस ऑल का अर्थ है अपना सब कुछ झोंक देना। अगर आप अपना सब कुछ लगा दे, अपना सारा तन मन ऊर्जा, तो यू आर गिविंग समथिंग योर ऑल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, टू बी वेरी एक्सपेंसिव। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। डिविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड। सामान्य नियम या फिर स्टैंडर्ड है मानक से, डिविएशन का अर्थ है विचलन, डिपार्चर है किसी चीज़ से हट जाना। तो अगर कहीं सामान्य नियम या फिर जो मानक है, जो स्टैंडर्ड है, उससे हटकर कोई चीज़ हो, विचलन हो, भटकाव हो, या स्टैंडर्ड वाला काम ना हो पाए, तो उसे कहेंगे एनोमली। एनोमली का अर्थ है अनियमितता या असंगतता। नियम या एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड से हटकर कोई काम हुआ तो वह एनोमली है, कोई गलती है, अनियमितता है। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखें। ब्लेंड का अर्थ है नीरस या टेस्टलेस। किसी चीज़ में कोई स्वाद ना हो, बेस्वाद हो, नीरस हो, तो उसे कहेंगे ब्लेंड या टेस्टलेस। एनोरेक्सिया एक स्थिति है जिसे हिंदी में कहते हैं क्षुधा मांद्य। बेहद कठिन शब्द है, आम भाषा में कहें तो एक ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति खाना नहीं खाना चाहता और कमज़ोर होता जाता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति को लगता है कि उसका वज़न बहुत ज़्यादा है। वज़न घटाने की इच्छा में वो खाना खाने से दूर होने लगता है, फिर भूख भी कम लगने लगती है और शरीर और कमज़ोर होने लगता है। तो एनोरेक्सिया हुआ भूख की कमी के कारण शरीर के कमज़ोर होने की स्थिति। एंटीडेट, एंटी का अर्थ है पूर्व और डेट आप जानते हैं, तो अगर कोई चीज़ किसी अन्य चीज़ से पहले हुई है तो वो चीज़ उसको एंटीडेट करती है। ए एंटीडेट्स बी, मतलब ए बी से पहले हुई, जो घटना ए है वो बी से पहले हुई, पूर्व घटित होना। हमारा आंसर ऑप्शन बी एनोमली ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 96 आपकी स्क्रीन पर। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स का अर्थ है कुलीन या राज परिवार के लोग या उनसे संबंधित लोग। सो अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, राजा अथवा उसके सामंती जो परिवार होते थे उन सभी को हम कहते थे नोबल्स। हमारा आंसर होगा एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का अर्थ है शाही परिवार या शाही परिवार से संबंधित सामंती परिवारों की हुकूमत। अन्य ऑप्शंस अवश्य देखा करें। पहला ऑप्शन प्लूटोक्रेसी एक बेहद अच्छा शब्द है। प्लूटोक्रेसी का अर्थ है वह तंत्र या वह व्यवस्था जहां धनवान लोग हुकूमत चलाते हैं, तो धनवान लोगों की हुकूमत या धनवान लोगों का तंत्र। थियोक्रेसी का अर्थ है वह व्यवस्था जहां साधु संत जो है वो व्यवस्था चलाते हों, उनकी हुकूमत हो। चाइना के आधिपत्य से पूर्व तिब्बत में थियोक्रेसी ही थी। सो ये हुआ
साधु तंत्र या फिर सन्यासियों द्वारा हुकूमत, और अंतिम ऑप्शन जेरेंटोक्रेसी। शब्द जेरेंटो का मूलतः अर्थ लिया जाता है बूढ़े या वृद्ध लोगों से, सो वृद्ध लोगों की हुकूमत या वृद्ध तंत्र कहलाता है जेरेंटोक्रेसी। हमारा आंसर होगा एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन सी। ध्यान में आपकी स्क्रीन पर अब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। 6 खंड हैं, खंड 1 और 6 के बीच में 4 खंड PQRS को रीअरेंज करना है, उन्हें बेतरतीब या रैंडम तरीके से लिख दिया गया है। करने की विधि आप जानते हैं, जैसे दिया है वैसे पढ़ें फिर हल करें। First, I have never met a German Shepherd whose intelligence wasn't above average. German Shepherd कुत्ते की एक प्रजाति है, इसे अल्सेशियन भी कहा जाता है। तो अल्सेशियन या जर्मन शेफर्ड एक बड़ा ताकतवर कुत्ता होता है, सामान्यतः काले भूरे रंग का। Whose intelligence, जिसकी बुद्धि wasn't above average। मुझे आज तक ऐसा कोई जर्मन शेफर्ड कुत्ता नहीं मिला जिसकी बुद्धि औसत से अधिक ना हो, यानी जो बुद्धिमान ना हो। 1 के उपरांत PQRS होने चाहिए और 6 के पहले P को पढ़ते हैं। इन एडिशन, इसके अतिरिक्त जर्मन शेफर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर ओनर्स। डेडिकेटेड का अर्थ है समर्पित, अपने स्वामियों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। दे कैन लर्न हाउ टू टर्न डोर नॉब्स। डोर नॉब दरवाजे के ऊपर वो गोल सी घुंडी होती है जिसके घुमाने से दरवाजा खुल सकता है या खोला जाता है। फॉलो अ ट्रेल। ट्रेल का अर्थ है किसी व्यक्ति के पैरों के जो निशान होते हैं, जिससे मार्ग पर मार्ग सा बन जाता है, या मार्ग पर जो पैरों के निशान होते हैं, हिंदी में कहते हैं पगडंडी। किसी पगडंडी को वो फॉलो कर सकते हैं। और आइडेंटिफाई इलीगल सब्सटेंसेस। सब्सटेंस का अर्थ है तत्व, इलीगल है अवैध, और अवैध तत्वों की पहचान कर सकते हैं वो। अगला ऑप्शन, माई डॉग मैक्स वेट्स पेशेंटली एट द एंड ऑफ द ड्राइव वे एवरी नाइट अंटिल आई कम होम। ड्राइव वे क्या है? घर के मुख्य द्वार से घर के अंदर तक की जो सड़क होती है उसे कहते हैं ड्राइव वे। मेरा कुत्ता मैक्स बहुत धैर्य से वेट करता है, इंतज़ार करता है एट द एंड ऑफ द ड्राइव वे। ड्राइव वे की जो सड़क है उसके एक सिरे, एक हिस्से में, एंड का अर्थ है सिरा, एक सिरे पर एवरी नाइट अंटिल आई कम होम। एस को पढ़ते हैं, नॉट इवन अ जूसी बोन विल टेम्प्ट हिम टू मूव। जूसी का अर्थ है रसीली, स्वादिष्ट, बोन है हड्डी, टेम्प्ट का अर्थ है ललचाना। और जब वो ऐसा करता है तब उसे एक स्वादिष्ट या जूसी हड्डी भी उसे हिला नहीं सकती, उसका ध्यान नहीं भटका सकती। अंतिम ऑप्शन 6 है, फाइनली ही इज़ यूजुअली सस्पिशियस ऑफ ऑल स्ट्रेंजर्स। और अंत में वो हमेशा जो है शक करता है सभी अजनबियों पर। सो ही बार्क्स और ग्राउल्स। ग्राउल का अर्थ है गुर्राना, इसलिए वो भौंकता है या गुर्राता है व्हेन एनीथिंग और एनीवन अननोन इज नियर हिज फैमिली। और फिर वो भौंकता है या गुर्राता है जब कोई भी चीज़ या कोई भी व्यक्ति जो अनजान है उसके परिवार के लिए, वो उसके पास आ जाए। इतना पढ़ने पर हमें स्पष्ट अनुमान हो चला है कि लेखक जर्मन शेफर्ड्स का प्रशंसक है। उसके स्वयं के पास उसका एक पालतू जर्मन शेफर्ड है और उसकी विशेषताओं के बारे में ये पैसेज है। इतना पढ़ने पर जो लिंक हमें बहुत आसान लग रहे हैं वो हैं QP और PR। सबसे पहले 1 है, फर्स्ट आई हैव नेवर मेट अ जर्मन शेफर्ड हुज इंटेलिजेंस वॉजंट अबव एवरेज। जो ऐसा मैं कभी जर्मन शेफर्ड मुझे नहीं मिला जिसकी बुद्धि औसत से अधिक ना हो, ऐसा कोई नहीं मिला। सभी जर्मन शेफर्ड कुत्तों की लेखक के मुताबिक बुद्धि बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, औसत से बढ़कर होती है। उसके उपरांत होगा दे। दे का प्रोनाउन जो है वो जर्मन शेफर्ड्स के लिए। दे कैन लर्न हाउ टू टर्न डोर नॉब्स, फॉलो अ ट्रेल, किसी पगडंडी को फॉलो करना, और आइडेंटिफाई इलीगल सब्सटेंसेस। उसके उपरांत इन एडिशन। इन एडिशन का अर्थ है इसके अतिरिक्त, अर्थात डोर नॉब्स खोलना, किसी पगडंडी को फॉलो करना, अवैध सब्सटेंसेस या तत्वों का पता लगाना। इसके साथ साथ जर्मन शेफर्ड्स आर डेडिकेटेड टू देयर ओनर्स। वो समर्पित होते हैं अपने स्वामियों के प्रति। समर्पित कैसे होते हैं इसका उदाहरण हमें मिल रहा है R में। P के उपरांत R एक बहुत अच्छा लिंक है। माई डॉग वेट्स पेशेंटली एट द एंड ऑफ द ड्राइव वे एवरी नाइट अंटिल आई कम होम। हर रात जब तक मैं घर नहीं आ जाता, अंटिल यानी जब तक कोई काम नहीं हो जाता, मैं घर नहीं आ जाता तो मेरा कुत्ता जो मैक्स है, जो मेरा जर्मन शेफर्ड डॉग है, वो ड्राइव वे के एक सिरे पर धैर्य से इंतज़ार करता है। और इस इंतज़ार में इसके तुरंत उपरांत ऐसे ही हो सकता है
अगर कोई जूसी बोन, अगर कोई बहुत स्वादिष्ट हड्डी भी उसे डाल दी जाए तो वो भी उसे ललचा नहीं सकती, टेम्प्ट का अर्थ है ललचाना, ललचा नहीं सकती और उसे वहाँ से हटा नहीं सकती। अंत में 6 होगा। फाइनली ही इज़ यूजुअली सस्पिशियस, और अंत में एक और गुण उसका कि वो हमेशा संदेहशील रहता है अजनबियों का, और भौंकता है या गुर्राता है जब भी कोई अनजान व्यक्ति या वस्तु उसके परिवार के पास आए। तो वो ऑप्शन ढूंढें जिसमें क्यू के बाद में पी हो, फिर आर और अंत में एस। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदला जाए। वाक्य को पढ़ते हैं। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर। टू रेज अ ह्यू एंड क्राई का अर्थ होता है शोर शराबा करना, उपद्रव करना, कोलाहल मचाना। एंड आर ब्रेकिंग द फर्नीचर, लोग शोर शराबा कर रहे हैं, कोलाहल मचा रहे हैं और फर्नीचर तोड़ रहे हैं। विद्यार्थी सबसे पहले इस वाक्य के टेंस को पहचाने। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और वॉइस है एक्टिव। तो हमारा जो आंसर होगा वो फिर पैसिव वॉइस का वाक्य होगा। पीपल आर रेजिंग अ ह्यू एंड क्राई एंड ब्रेकिंग द फर्नीचर। विद्यार्थी जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जब पैसिव में बदलते हैं तो नए वाक्य की हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम आर, उसके साथ बीइंग लगाएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूंकि नया सब्जेक्ट होगा अ ह्यू एंड क्राई, नया सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग होगी, ना कि आर बीइंग या एम बीइंग। ऑप्शंस देखते हैं, सिर्फ वही जिनमें इज बीइंग रेज्ड हो। ऑप्शन ए को देखें, अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन, सही लग रहा है। बी को देखते हैं, ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर आर बीइंग, आर नहीं हो सकता, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, अ ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर इज बीइंग ब्रोकन। ऑप्शन बी में आर के स्थान पर इज होना चाहिए था, यह त्रुटि है। सी और डी पूरी तरह से गलत है, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो ही नहीं सकती। आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 99 आपकी स्क्रीन पर अब निर्देश है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाक्य के नरेशन को बदलना है। डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। कोट, आई कैन शो नो मर्सी, अनकोट, सेड द किंग, कोट अगेन, एक्सेप्ट सिवाय, परमिटिंग अनुमति देना, यू टू चूज व्हाट काइंड ऑफ डेथ यू विश टू डाई। राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुम पर कोई दया नहीं दिखा सकता सिवाय इस अनुमति देने के कि तुम अपने लिए चुन लो तुम्हें कौन सी मौत चाहिए। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय विद्यार्थी ध्यान दें, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को देखें। रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय टेंस में बदलाव होगा। विश प्रेजेंट टेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में विश्ड बनाना होगा और कैन शो बदलेगा कुड शो में। हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, द किंग सेड दैट ही कुड शो नो मर्सी एक्सेप्ट परमिटिंग हिम टू चूज, सिवाय उसे इस बात की अनुमति दे दे कि वो चुन ले व्हाट काइंड ऑफ डेथ ही विश्ड, यू विश के स्थान पर ही विश टू डाई। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा करते हैं कि वे आंसर क्यों नहीं। चूंकि वाक्य है असर्टिव वाक्य तो आस्क्ड नहीं हो सकता। आस्क्ड में हम रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट स्पीच में तब आस्क्ड में बदलते हैं जब या तो इंटेरोगेटिव वाक्य हो, प्रश्नवाचक, या फिर इंपरेटिव वाक्य में कोई निर्देश दिया गया हो। एडवाइज्ड भी नहीं, इंपरेटिव वाक्य नहीं है, सलाह का वाक्य नहीं है और ऑर्डर्ड भी नहीं। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं हो सकता, सिर्फ ऑप्शन डी ही सही आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हुए प्रश्न पत्र का अंतिम सवाल, एक बार फिर से वही निर्देश है, नरेशन बदले। वाक्य है कौशल्या सेड टू राम, कौशल्या ने राम से कहा, कोट, डू नॉट डिजायर ओ माई चाइल्ड टू पजेस द स्टार्स बिकॉज दे आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ, अनकोट। कौशल्या ने राम से कहा, मेरे पुत्र, मेरे बेटे, इच्छा मत करो, टू पजेस है पाना, द स्टार्स बिकॉज दे आर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ, क्योंकि वो हजारों मील दूर है। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखें, सेड पास्ट टेंस है, किंतु वाक्य के प्रकार को भी पहचाने। डू नॉट डिजायर, इच्छा मत करो तारों को पाने की क्योंकि वो बहुत दूर है। वाक्य का प्रकार है इंपरेटिव वाक्य। इंपरेटिव वाक्य वे होते हैं जो किसी को कोई सलाह, सुझाव, आदेश आदि दें। तो कौशल्या फोरबेड हर चाइल्ड, ऑप्शन ए को देखें, सही प्रतीत हो रहा है। समीक्षा करते हैं। फोरबेड का अर्थ है आस्क्ड नॉट टू डू, यानी कुछ ना करने को कहा या प्रोहिबिटेड, मना किया। हर चाइल्ड टू डिजायर टू पजेस द स्टार्स बिकॉज दे वर थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ। ऑप्शन ए सही है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा अवश्य करें।
कौशल्या रिक्वेस्टेड हर चाइल्ड टू डिजायर, लॉजिकली भी गलत है, नॉट टू डिजायर होना चाहिए, और रिक्वेस्टेड भी गलत है। ऑप्शन सी को देखें, ऑर्डर्ड, बिल्कुल नहीं, गलत है। अंतिम ऑप्शन, कौशल्या सेड टू हर चाइल्ड नॉट टू डिजायर, सेड टू हर चाइल्ड नहीं, आस्क्ड हर चाइल्ड होना चाहिए। एरर यहाँ है, हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, फोरबेड है, मना किया, प्रोहिबिटेड और आस्क्ड नॉट टू डू हर चाइल्ड टू डिजायर टू possess द स्टार्स बिकॉज दे वर thousands of miles off। तो ये था आपका विश्लेषण पेपर 67 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट। अच्छे रिजल्ट्स के लिए सिखाए गए नियमों का अभ्यास करें और पेपर में सीखी गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें और बहुत बेहतर होगा अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में प्रयोग करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।